नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने कृष्णिका विकिरण जो अपनी 5वीं यूनिट है उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर अपने विकिरण दाब के बारे में पढ़ा था। अब अपने चैप्टर का एक नया पार्ट शुरू होता है और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कृष्णिका तथा कृष्णिका विकिरण। अपना जो टॉपिक है वो है कृष्णिका तथा कृष्णिका। अपना टॉपिक है कृष्णिका तथा कृष्णिका विकिरण। तो आज अपनी कृष्णिका के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपनी यूनिट का नाम भी यही है, कृष्णिका विकिरण। तो देखिए, सबसे पहले तो कृष्णिका की बात कर लेते हैं कि कृष्णिका का क्या मतलब है, ठीक है। तो कृष्णिका जो होती है वो अपने पास में ऐसी वस्तुएं होती है जो क्या करती है, अपने ऊपर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाशों का पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। यानी उसके ऊपर जितना भी प्रकाश आपतित होगा उन सभी प्रकाश को वो क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ऐसी जो वस्तुएं या ऐसे जो पदार्थ है उसको अपने क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके लिए अवशोषण गुणांक जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जो अपने परावर्तन गुणांक है और जो पारगमन गुणांक है स्मॉल r और स्मॉल t, उसका मान इनके लिए कितना होता है, 0 होता है। तो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कृष्णिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे अपने बात कर लेते हैं। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये अपनी बात की है आदर्श कृष्णिका की, ठीक है। ये अपने जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, आदर्श कृष्णिका की कर रहे हैं। कि जो अपने पास में आदर्श कृष्णिका होती है वो क्या करती है, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का पूर्ण रूप से अवशोषण करती है। तो ये अपने जो बात कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, आदर्श कृष्णिका की कर रहे हैं। आदर्श कृष्णिका 100% प्रकाश का क्या कर सकती है, अवशोषण कर सकती है। परंतु आपको पता है कि व्यवहारिक रूप से 100% जैसे दक्षता नहीं होती उसी प्रकार से 100% कोई आदर्श कृष्णिका भी नहीं होती है, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से अगर अपने बात करें, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो कोई भी पदार्थ जो है वो 100% क्या नहीं हो सकता है, कृष्णिका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 100% कोई भी पदार्थ जो है वो व्यवहारिक रूप से क्या नहीं हो सकता, कृष्णिका नहीं हो सकता। अपने काली वस्तुओं की बात करें तो सभी काली वस्तुएं जो है वो भी क्या नहीं कर पाती है, 100% प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाती है। परंतु अपने एक तो काजल और एक प्लेटिनम ब्लैक, एक तो काजल और एक प्लेटिनम ब्लैक, ये जो दोनों हैं ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश जो है उसका अवशोषण कर सकते हैं। कितना परसेंट, काजल लगभग क्या कर पाता है, 96% और प्लेटिनम ब्लैक जो है वो लगभग क्या करता है, 98% प्रकाश जो है उसका अवशोषण कर लेता है, ठीक है। और इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से 100% प्रकाश का अवशोषण करना तो क्या है, असंभव है। और आदर्श जो कृष्णिका होती है वो क्या कर सकती है, 100% प्रकाश का अवशोषण कर सकती है। परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से अपने वस्तुओं की बात करें तो एक तो काजल जो पदार्थों की बात करें और एक प्लेटिनम ब्लैक है, इन दोनों की बात कर सकते हैं। इनमें से काजल 96% और प्लेटिनम ब्लैक जो है वो 98% क्या कर सकता है, प्रकाश जो है उसका अवशोषण कर सकता है। यानी ये भी 100% अवशोषित नहीं कर पाएंगे। यहाँ से 2% और यहाँ से 4% जो है वो क्या रह जाता है, कम रह जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रायोगिक रूप से अध्ययन करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने क्या किया है, प्रायोगिक रूप से अध्ययन करने के लिए ऐसी कृष्णिकाओं की रचना की है, ठीक है। प्रायोगिक रूप से क्या किया जा सका है, ऐसी कुछ ही कृष्णिकाओं की रचना की जा सकी है जिनकी अवशोषण क्षमता लगभग किसके बराबर है, लगभग 100% के बराबर है, ठीक है। यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपने अध्ययन के लिए कुछ एक कृष्णिकाओं का निर्माण किया है। उनकी लगभग दक्षता जो है वो अपने कितनी मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। परंतु इनकी भी दक्षता कितनी नहीं है, 100% नहीं है, लगभग अपनी कितनी मान सकते हैं, नहीं 100 मान रहे। और दूसरी बात ये है कि ये जो वस्तुएं अपने प्रायोगिक रूप से मानी गई ये काली नहीं है। यानी अपने हर बार ये नहीं बोल सकते कि जो काली वस्तुएं वही अवशोषित करे, ऐसा नहीं है।
जैसे प्रायोगिक रूप से जिनकी रचना की गई है वो काली नहीं है, फिर भी वो क्या कर रही है, लगभग 100% प्रकाश जो है उसका अवशोषण कर रही है। ठीक है, प्रायोगिक कृष्णिकाओं के अंदर 2 वैज्ञानिक है, एक फेरी और एक वीन। इसके अलावा भी और भी वैज्ञानिक है, उनकी कृष्णिकाएँ जो है वो अपने उन्होंने बना रखी है। ठीक है, एक तो फेरी नाम का वैज्ञानिक है और एक वीन नाम का वैज्ञानिक है, फेरी, वीन। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, प्रायोगिक कृष्णिकाओं का निर्माण कर रखा है। ठीक है, अपने जो सिलेबस में दे रखा है वो फेरी की कृष्णिका दे रखा है। तो अपना अब देखते हैं कि जो फेरी है उसकी कृष्णिका किस प्रकार की है। तो देखिए अपने इसमें फेरी की कृष्णिका, जो फेरी नाम के वैज्ञानिक है उनकी कृष्णिका की रचना अपने बना रहे हैं। और देखिए उनकी कृष्णिका की जो रचना है वो किस प्रकार से है। ये अपने फेरी की कृष्णिका है, ये दोहरी वाल युक्त होती है। ये जो कृष्णिका होती है किस प्रकार की होती है, दोहरी वाल युक्त कृष्णिका होती है। इस तरीके से और यहाँ पर अपने क्या किया जाता है, एक उबार बनाया जाता है, शंकु आकार उबार बनाया जाता है। और ये जो इसकी बाहर की दीवार है ये भी किस प्रकार की होती है, डबल होती है। और इन दीवारों पर जो है वो प्लेटिनम ब्लैक की कालिख जो है वो पोत दी जाती है, यानी प्लेटिनम ब्लैक जो है उससे इन दीवारों को क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार की कृष्णिका है। और इसके बिल्कुल सामने एक महीन सा क्या किया जाता है, छिद्र किया जाता है। बिल्कुल सामने इसके एक महीन छिद्र करते हैं अपने, इसके बिल्कुल सामने इस तरीके से क्या किया जाता है, बिल्कुल महीन छिद्र किया जाता है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ओ है। तो ये अपने सामने जो दिखाई दे रही है ये क्या है, फेरी की कृष्णिका है। इसमें क्या होता है, इसमें दोहरी दीवार युक्त ये अपने होती है। और ये जो बीच का इसका पार्ट है, इन दोनों के बीच में अपने क्या रखा जाता है, निर्वात रखा जाता है। निर्वात इसलिए रखा जाता है कि जो चालन और संवन, यानी आपको पता है उष्मा संचरण की या ऊर्जा संचरण की अपने 3 विधियाँ काम में लेते हैं। तो उष्मा संचरण की विधियों में एक तो अपने बात करते हैं चालन की, एक अपनी बात करते हैं संवन की। और इन दोनों विधियों के लिए आप सभी जानते हो कि इन दोनों विधियों में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु जो अपने विकिरण है उसके अंदर किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी क्या हो सकती है, ऊष्मा संचरित हो सकती है। परंतु इनमें जो निर्वात है, निर्वात में ऊष्मा संचरित नहीं हो पाती है। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या किया जाता है, निर्वात रखा जाता है। ठीक है, जब अपने इन दोनों के मध्य निर्वात रख देंगे तो क्या होगा, निर्वात रखने से चालन और संवन जो विधि है उनके द्वारा अपने ऊष्मा की जो हानि है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि चालन और संवन विधियों में माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब निर्वात इसके अंदर अपने रख दिया है तो माध्यम यहाँ पर होगा नहीं। और दूसरा, ये जो इसकी ये दीवार है इस पर अपने क्या कर दिया जाता है, प्लेटिनम ब्लैक जो है उस प्लेटिनम ब्लैक की कालिख जो है वो पोत दी जाती है। ठीक है, तो जब अपने प्लेटिनम ब्लैक की कालिख अपने इस पर पोत देंगे तो आपको पता है कि ये क्या कर लेता है, लगभग जो अपने प्रकाश विकिरणें आएगी उनका ये अवशोषण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपने इसमें क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है, ये जो इसका महीन छिद्र है, ये छिद्र है, यहाँ से कोई विकिरण जो है वो क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इस साइड से कोई भी विकिरण क्या करेगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी। और प्रवेश करने के बाद में जाकर के वो क्या करेगी, सीधी यहाँ पर टकराएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटिनम ब्लैक और काजल होता है, एक तो काजल होता है और एक क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक होता है। काजल तो होता है 96% और प्लेटिनम ब्लैक जो होता है, प्लेटिनम ब्लैक, ये जो है लगभग क्या कर पाता है, 90% प्रकाश विकिरण जो है उनका अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ
किसकी कालिक पोत दी जाती है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक की कालिक पोत देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अपने पास में उसमें विकिरण आएगी वो आकर के सीधा यहाँ टकराएगी, और यहाँ आपने क्या कर रखा है, प्लेटिनम ब्लैक लगा रखा है, यानी प्लेटिनम ब्लैक की जो कालिक है वो अपनी कर रखी है इनकी सभी दीवारों पर अंदर की ओर। तो जैसे ही ये यहाँ पर आकर के टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा। यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा। आपको पता है कि जैसे ही ये विकिरण आकर के यहाँ टकराएगी तो इस विकिरण की जितनी भी मात्रा है उसमें से 98% पार्ट जो है इसका वो क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी 98% पार्ट जो इसका क्या हो गया, अवशोषित हो गया। इनमें से जो पार्ट इसका बचा है ये क्या होगा, फिर इससे परावर्तित होगा और जाकर के यहाँ पर क्या करेगा, ये टक्कर करेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ भी अपने क्या कर रखा है, प्लेटिनम ब्लैक लगा रखा है। तो देखिए यहाँ से टकरा करके आगे जा रहा है, वो 2% बचा है, क्योंकि 98% तो अपने क्या किया जा चुका है, अवशोषित किया जा चुका है। जो 2% ऊपर जाकर के टकरा रहा है, जो यहाँ जाकर के 2% टकरा रहा है, इसका भी 98% जो पार्ट है वो क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। यानी ये यहाँ से टकराने के बाद में इस पॉइंट पर पहुँचता है तो 98% जो पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। सिर्फ 2% पार्ट इसका जो था उसमें से भी 98% पार्ट अवशोषित हो गया। फिर ये यहाँ से जाकर के आगे टकराएगा, फिर दोबारा क्या होगा, जो बचा है उसमें से 98% पार्ट अवशोषित होगा, फिर ये यहाँ टकराएगा और ऐसे करते करते ये इसी के अंदर क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाएगी। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि जो फेरी की कृष्णिका है उसके अंदर ये जो सूक्ष्म छिद्र बना रखा है ये इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर से होकर के कोई भी विकिरण जो है वो टकराने के बाद में दोबारा वापस नहीं निकल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी संरचना जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि जो फेरी की कृष्णिका है वो क्या कर रही है, जितनी विकिरण अपने इसके ऊपर अवशोषित करवा रहे हैं, जितनी विकिरण अपने इसके अंदर भेज रहे हैं वो क्या कर रही है, लगभग सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, फेरी की कृष्णिका है। अब अपने बात कर लेते हैं किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम अपने फिर से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ अपने इसकी जरूरत पड़ेगी किरचॉफ के नियम की। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ का नियम अपने को ये बोलता है कि जो आदर्श अवशोषक है, जो क्या है, आदर्श अवशोषक है, वो आदर्श उत्सर्जक भी होता है। जो आदर्श अवशोषक है वो आदर्श अवशोषक भी होता है। यानी यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगेगा, और किरचॉफ का नियम लगने पर क्या होगा कि जो आदर्श अवशोषक है वो क्या करेगा, आदर्श उत्सर्जक भी होगा। यानी जो 100% विकिरणों को अवशोषित कर रहा है वो 100% विकिरणों को क्या कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। यानी यहाँ अपने देख सकते हैं कि जो 100% विकिरण अवशोषित कर रहा है वो 100% विकिरण जो है वो क्या कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। तो अब अपने इसमें क्या करते हैं, अब अपने एक निश्चित ताप की बात कर लेते हैं, और उस निश्चित ताप पर अपने क्या कर लेते हैं कि इसको फिर से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे इसके अंदर से क्या हो, विकिरणें उत्सर्जित होना शुरू कर दे। तो जब एक निश्चित ताप वाली कृष्णिका से जो विकिरण निकलती है, एक निश्चित ताप वाली कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण जो है, एक निश्चित ताप वाली कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण जो है उनको अपने जाना जाता है कृष्णिका विकिरण के नाम से। ठीक है, एक निश्चित ताप वाली कृष्णिका से जो विकिरण उत्सर्जित होती है उनको अपने क्या कहते हैं, उनको अपने कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो कृष्णिका है इससे जो विकिरणें निकलेगी उन विकिरणों को अपने क्या नाम देते हैं, उन विकिरणों को अपने कृष्णिका विकिरण नाम देते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं कि जब अपने इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या हो रही है, विकिरणें उत्सर्जित हो रही है। ये विकिरणें जो है कृष्णिका के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये विकिरण जो है किस पर निर्भर नहीं कर रही है, उत्सर्जित होने वाली विकिरणें कृष्णिका के आकार पर और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, ये निर्भर करती है सिर्फ किस पर, ताप पर। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। और निश्चित ताप पर जितनी विकिरणें अवशोषित की गई उतनी विकिरणें जो है वो क्या कर सकती है, कृष्णिका उत्सर्जित कर सकती है। यानी किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग अपने ये बोल सकते हैं कि जो आदर्श अवशोषक है वो क्या होता है, आदर्श उत्सर्जक भी होता है। यानी जितनी बढ़िया तरीके से ये विकिरणों को अवशोषित कर रहा है उतने ही अच्छे तरीके से ये क्या कर सकता है, जो विकिरणें अपने पास में है उनको ये उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो ये अपनी कृष्णिका है और
कृष्णिका विकिरण, जैसे हमने हेडिंग लगा रखी है कि कृष्णिका विकिरण, तो कृष्णिका विकिरण का मतलब है एक निश्चित ताप वाली कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को अपने क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने एक आपको इसके अंदर ये भी ये बात याद रखनी है कि यदि अपने क्या कर दें, कृष्णिका जो है इसके अंदर किसी वस्तु को रख दें, अपनी जो कृष्णिका है इसमें क्या कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए, यानी आप लोग अगर क्या कर दो, कृष्णिका के अंदर किसी वस्तु को रख देते हो तो क्या होगा, कृष्णिका के अंदर अगर आप वस्तु को रखोगे तो विकिरण क्या करेगी, ये वस्तु क्या करेगी, विकिरणों को अवशोषित करेगी, यानी विकिरण जो है वो इस कृष्णिका वस्तु के द्वारा अवशोषित होगी। देखिए आपके पास में कृष्णिका है और कृष्णिका के अंदर आपने क्या कर दिया, किसी वस्तु को रख दिया है। अब जैसे ही आपने वस्तु को रखा है, ये वस्तु भी क्या करती है, विकिरणों का अवशोषण करेगी, यानी इस वस्तु पर भी जाकर के क्या होगी, विकिरणें टकराएगी, और टकराएगी तो उन विकिरणों को ये वस्तु क्या करेगी, अवशोषित करेगी, और उन विकिरणों को ये क्या करेगी, उत्सर्जित भी करेगी। ठीक है, विकिरणों को अवशोषित भी करेगी और उत्सर्जित भी करेगी। अब इस वस्तु से जो विकिरणें निकल रही है वो किस प्रकार की विकिरण होगी, इस वस्तु से निकलने वाली विकिरणें भी किस प्रकार की होगी, कृष्णिका विकिरण होगी, यानी जो जिस प्रकार की विकिरणों को अवशोषित करता है उसी प्रकार के विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखनी है कि जो जिस प्रकार की विकिरण अवशोषित करेगा उसी प्रकार की विकिरणों को क्या करेगा, वो उत्सर्जित करने में सक्षम होगा। ठीक है, अब आगे अपने बात करते हैं किरचॉफ के नियम की, कि जो किरचॉफ का नियम है वो अपने को क्या कहता है। देखिए अपने इसमें किरचॉफ का नियम किरचॉफ का नियम किरचॉफ का नियम अपने को कहता है कि एक निश्चित परम ताप वाली और निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की विकिरणों के लिए, यानी आप लोग बोल सकते हो किसी निश्चित परम ताप पर निश्चित तरंग दैर्ध्य के, निश्चित परम ताप पर निश्चित तरंग दैर्ध्य, निश्चित परम ताप पर निश्चित तरंग दैर्ध्य परास के विकिरणों के लिए, तरंग दैर्ध्य परास के विकिरणों के लिए सभी वस्तुओं की एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता के लिए सभी वस्तुओं की एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है। का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, अनुपात नियत रहता है। और ये जो अनुपात है ये उसी ताप पर जो अपने आदर्श कृष्णिका है उस आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ये जो नियतांक है ये किसके बराबर होता है, जो अपने पास में आदर्श कृष्णिका है, जो हमारे पास में आदर्श कृष्णिका है उस आदर्श कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी या एकवर्णी आप लोग बोल सकते हो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप लोग लिख सकते हो कि जो ई लैम्डा है और जो ए लैम्डा है वो किसके बराबर रहता है, एक नियतांक के बराबर रहता है। और ये जो नियतांक है किसके बराबर होता है, ई लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ ई लैम्डा क्या है, कैपिटल ई लैम्डा जो है वो एक आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता है। ई लैम्डा जो है वो क्या है, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता है आदर्श कृष्णिका के लिए। और ई लैम्डा और ए लैम्डा जो है, जो ई लैम्डा और ए लैम्डा आपने लिख रखा है, ये दोनों जो टर्म है किसके लिए है,
वस्तुओं के लिए है, ठीक है। तो स्मॉल ई लैम्डा लिखा गया है, वो अपने पास में क्या है, वो अपने पास में एकवर्णी या स्पेक्ट्रमी आप लोग बोल सकते हो, एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता है वस्तु की, कृष्णिका की नहीं, ये वस्तु की क्या है, एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता है। और ये क्या है, वस्तु की एकवर्णी अवशोषण क्षमता है। और वस्तु की एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता और एकवर्णी अवशोषण क्षमता, इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, एक नियतांक के बराबर रहता है। और ये जो नियतांक है क्या कहलाता है, कैपिटल ई लैम्डा कहलाता है। और इस कैपिटल ई लैम्डा को अपने क्या कहा जाता है, इस कैपिटल ई लैम्डा को कहा जाता है आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। यानी वस्तु की, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि क्रिचॉफ का नियम क्या कहता है, क्रिचॉफ का नियम अपने को ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित परम ताप पर और निश्चित तरंग दैर्ध्य की विकिरणों के लिए, इसलिए अपने यहाँ पर क्या लिखा है, लैम्डा लिखा है। निश्चित तरंग दैर्ध्य की बात करें इसीलिए लैम्डा लिखा गया है, और इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है, एकवर्णी लिखा गया है, और इसीलिए अपने यहाँ क्या लिखा गया है, स्पेक्ट्रमी लिखा गया है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब अपने स्पेक्ट्रमी या एकवर्णी की बात करते हैं उसमें अपने तरंग दैर्ध्य लैम्डा की बात कर लेते हैं, यानी लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास की बात कर लेते हैं। जैसे डी लैम्डा हो गया, अपने पीछे परिभाषाएं लिखी थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी एकवर्णी या स्पेक्ट्रमी की बात की जाती है तो अपने क्या करते हैं, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास लेते हैं, वो अपने कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा ले सकते हैं, यानी जो निश्चित तरंग दैर्ध्य परास अपने ले ली है वो कितनी है, डी लैम्डा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि निश्चित परम ताप पर निश्चित तरंग दैर्ध्य परास, निश्चित तरंग दैर्ध्य परास जैसे अपने यहाँ डी लैम्डा ली है, उसी तरीके से विकिरणों के लिए सभी वस्तुओं की एकवर्णी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, उसका अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियतांक रहता है। और वो किसके बराबर होता है, ई लैम्डा के बराबर होता है। तो ये नियतांक रहने का मतलब ये हो गया कि जो वस्तु आदर्श क्या है, अवशोषक है, वो वस्तु आदर्श उत्सर्जक भी होती है। यानी जो वस्तु क्या होती है, आदर्श अवशोषक होती है। इसका मतलब ये है इस नियम का कि जो वस्तु आदर्श अवशोषक होती है वो वस्तु आदर्श क्या होती है, उत्सर्जक भी होती है। जो वस्तु आदर्श अवशोषक होती है वो वस्तु आदर्श उत्सर्जक भी होती है। यानी अगर अपने ई लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो ए लैम्डा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि अपने यहाँ से ये नियतांक होने का मतलब ये हो गया कि अगर ई लैम्डा क्या है, ज़्यादा है, तो ए लैम्डा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। या ई लैम्डा अगर कम है तो ए लैम्डा का मान भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जो आदर्श अवशोषक है वो क्या होगा, आदर्श उत्सर्जक होगा। और जो अल्प अवशोषक है, जो अल्प अवशोषक है वो क्या होगा, अल्प उत्सर्जक होगा। ये हमारे पास में जो है वो क्या है, क्रिचॉफ का नियम है। और क्रिचॉफ के नियम के अंदर अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, दो तरीके के एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, किसी एक वस्तु की बात कर लेते हैं जिसका एक भाग क्या हो काला हो और एक भाग क्या हो चमकीला हो। तो इसे अगर अपने अंधेरे में ले जाएंगे तो जो काला भाग है वो अपने को चमकीले भाग की तुलना में क्या देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। एक मिनट बता देता हूँ आपको पूरी बात। ये नियम तो अपने ये बोल रहा है कि जो आदर्श अवशोषक है वो क्या करेगा, आदर्श उत्सर्जक की तरह व्यवहार करेगा, और जो अल्प अवशोषक है वो अल्प अवशोषक की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए अपनी, जैसे अपने पास में ये क्या है, कोई एक वस्तु है, या तो वस्तु मान लो या कोई छड़ मान लो, और इस वस्तु का क्या है, ये काला भाग है और ये कौन सा भाग है, चमकीला भाग है, ठीक है। और इसे अपने क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसे क्या किया गया, गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद में अपने इसे कहाँ ले गए, अंधेरे कमरे में ले गए, अंधेरे कमरे में। अपने इस वस्तु को कहाँ ले जाते हैं, अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही आप लोग इस वस्तु को अंधेरे कमरे में लेकर के जाते हो तो आप लोग देखोगे कि जो काला भाग है वो क्या करेगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। आई बात सुन में।
यानी अपने एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, अपने को ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि यदि अपने किसी एक वस्तु की बात करें और इसका एक भाग क्या हो चमकीला हो और एक भाग क्या हो काला हो, यानी एक भाग तो काला और दूसरा भाग उसकी तुलना में क्या हो चमकीला हो, और इसे अपने गर्म करते हैं और गर्म करके इसे अपने कहाँ ले जाते हैं, अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। तो अंधेरे कमरे में लेकर के जाने पर अपने देखते हैं कि जो भाग इसका काला है वो भाग क्या होगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। किसकी तुलना में, जो भाग इसका चमकीला है उसकी तुलना में। और इसका कारण या इसकी व्याख्या जो है वो आप लोग कहाँ से लिख सकते हो, इसकी व्याख्या जो है वो आप लोग जो किरचॉफ का नियम है उसकी सहायता से लिख सकते हो। यानी इसकी व्याख्या अपने किसकी सहायता से करते हैं, किरचॉफ के नियम की सहायता से करते हैं। किरचॉफ का नियम अपने को कहता है कि जो जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, उत्सर्जक भी होगा। तो चमकीले और काले भाग को जब गर्म किया जाता है, यानी जब इसे विकिरणें दी जाती है, तो चमकीले और काले भाग में से जो काला भाग है वो क्या करता है, चमकीले भाग की तुलना में अधिक विकिरणों को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, इन दोनों की जब अपने तुलना करते हैं तो इसके अंदर जो काला भाग है वो चमकीले भाग की तुलना में अधिक विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जब अधिक विकिरणों को अवशोषित करने के बाद में अपने इसे अंधेरे कमरे में लेकर के जाते हैं, तो जिसने जितनी ज़्यादा विकिरणें अवशोषित किए उतनी ज़्यादा वो किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यानी जो जितना अच्छा अवशोषक था वो उतना ही अच्छा क्या होगा, उत्सर्जक होगा। तो चमकीले भाग की तुलना में काले भाग ने क्या किया था, अधिक विकिरणों को अवशोषित किया था। और जब आप लोग इसे अंधेरे में लेकर के गए तो जो काला भाग है वो क्या करेगा, चमकीले भाग की तुलना में ज़्यादा विकिरणों को उत्सर्जित करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसे गर्म कर रहे थे तो ये क्या था, एक अच्छा अवशोषक था। जब ये अच्छा अवशोषक है तो अंधेरे कमरे में ये क्या होगा, एक अच्छा उत्सर्जक होगा। जैसे यहाँ ये क्या है, अच्छा अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है, तो अंधेरे कमरे में ये क्या होगा, अच्छा उत्सर्जक होगा। ठीक है, यही कारण है कि चमकीले भाग की तुलना में काला भाग जो वो अपने को क्या दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। इसके अलावा अपने एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। जैसे अपने लाल और हरे रंग की किसी छड़ की बात करते हैं। अपने पास में एक छड़ है जिसका एक भाग क्या है, लाल है, और एक भाग क्या है, हरा है। जैसे ये अपने पास में एक छड़ है और इस छड़ का एक भाग क्या है, लाल है, और छड़ का दूसरा भाग जो है वो क्या है, हरा है। और आपको पता है कि लाल और हरा जो है वो क्या है, एक दूसरे का पूरक रंग है। जैसे लाल रंग के टुकड़े की अगर अपने बात करें तो लाल रंग का टुकड़ा जो है वो अपने लाल क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि वो जो हरा रंग है उसे क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से अवशोषित कर रहा है। जैसे अपने पास में क्या है, कोई एक छड़ है या कोई कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग लाल है और एक भाग क्या है, हरा है। और आप लोग जानते हो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक रंग है। तो ये लाल भाग क्यों दिखाई दे रहा है, ये लाल क्यों दिखाई दे रहा है, ये इसीलिए लाल दिखाई दे रहा है कि जब इस पर प्रकाश डाला गया तो इसने हरे रंग के प्रकाश को तो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। जो हरा प्रकाश है उसको तो ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जो लाल रंग है उसे क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो लाल पार्ट है वो लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाल रंग जो है उसे वो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, लाल टुकड़ा, लाल जो प्रकाश है उसे क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है या परावर्तित कर रहा है, और जो हरा भाग है उसे वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। इसी तरीके से जो हरा टुकड़ा है वो अपने को हरा क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लाल जो प्रकाश है उसे वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। लाल जो पार्ट है उसे वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और जो हरा रंग है उसे वो क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है। वैसे परावर्तित लिखना चाहिए आपको इसमें। जो लाल पार्ट है उसे परावर्तित करेगा तो वो लाल दिखाई देगा, और जो हरा परावर्तित कर रहा है वो हरा दिखाई देगा। अपने इसे गर्म किया, यहाँ पर क्या हो रहा था, इसने हरे को अवशोषित किया है, लाल बच गया इसलिए लाल दिखाई दे रहा है परावर्तन में, और ये लाल को अवशोषित कर रहा है परंतु हरे को परावर्तित कर रहा है, इसलिए ये अपने को कैसा दिख रहा है, हरा दिख रहा है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि एक लाल भाग है इसका और एक कैसा भाग है, हरा भाग है। अब आप लोग इसे क्या करते हो, गर्म करते हो। आप लोग इसे क्या करते हो, गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद में आप इसे भी क्या करते हो, अंधेरे कमरे में लेकर के जाते हो। यानी ये जो छड़ है इसे आपने गर्म किया और अंधेरे कमरे में लेकर गए। जैसे ही आप लोग इसको अंधेरे कमरे में लेकर के गए तो आप देखते हो कि जो इसका लाल भाग है वो अपने को हरा दिखाई देगा, और जो हरा भाग है वो अपने को क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। यानी जो अपने पास में जो पिंड क्या था, लाल था, वो तो अपने को हरा दिखना शुरू हो जाएगा, और जो हरा है वो अपने को कैसा दिखाई देना शुरू कर देगा, लाल दिखाई देना शुरू कर देगा। यानी ये उल्टे दिखने अपने को क्या हो जाएंगे, वहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जैसे जो लाल है वो अपने को हरा दिखेगा, और जो हरा है
वो अपने को अंधेरे कमरे में कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि क्रिचॉफ का जो नियम है, क्रिचॉफ का नियम कहता है कि जो जैसा अवशोषित करता है वैसा ही क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जो अपने पास में लाल दिखने वाला टुकड़ा है उसने किसे अवशोषित किया है, उसने हरे प्रकाश को अवशोषित किया है, और जब आप इसे अंधेरे में लेकर के गए तो ये हरे को ही क्या करेगा, परावर्तित करेगा, जिससे अपने को ये हरा दिखाई देगा। इसी तरीके से जो हरे रंग का कांच का टुकड़ा है वो अपने को हरा इसलिए दिख रहा था कि लाल रंग को उसने क्या किया है, अवशोषित किया है। जब आप इसे गर्म करके अंधेरे में ले गए तो इसने लाल को अवशोषित किया है, तो उत्सर्जित भी लाल को करेगा। ठीक है, बाकी बची हुई बात अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी।